चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट विद समथिंग वेरी कॉमन टू यू। सबसे पहले मुझे आपको चीजों का मतलब समझाना है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली अर्थशास्त्र होता क्या है। एक तो सबसे पहली चीज, ये अकेले में नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ पर्सनल फिनोमिना, इट इज अ सोशल फिनोमिना। सोशल फिनोमिना मतलब अगर आप अकेले बैठे हैं, जंगल में हैं आप और आप कोई काम नहीं कर रहे, तो आप अर्थशास्त्र के भागीदार नहीं हो सकते। यू कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसके लिए आपको समाज चाहिए। शुरुआत करते हैं गोलगप्पे से। अब आपका दिल करा कि आप लोगों को गोलगप्पे खाने नहीं है, बनाने हैं। आप लोगों को गोलगप्पे बनाने हैं, गोलगप्पे का कोई काम करना है। आपने रेडी लगानी है गोलगप्पे की, या कोई दुकान लगानी है, या साइकिल के पीछे भी आप मटका रख के एक ही सिंगल पानी वाले गोलगप्पे लगा सकते हैं, है ना। एक लिफाफा साथ में, और एक स्टील का घी का एक पीपा भी ले सकते हैं पुराना, जिसमें वो डूने गिरा सकते हैं लोग। हर चीज होनी चाहिए। तो गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मसाले, बिल्कुल ठीक। रॉ मटेरियल्स, मतलब कि आपको कुछ चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। चाहे वो सूजी के बन रहे हैं, या आटे के बन रहे हैं, या बेसन के बन रहे हैं, किसी भी चीज के बन रहे हैं, आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। और क्या ऐसा होगा कि आप एक बार के या एक कस्टमर के रॉ मटेरियल को एक ही बार लाएंगे? नहीं, आप इकट्ठा लाएंगे ताकि एटलीस्ट आपका एक हफ्ते के गोलगप्पे, या एटलीस्ट 4 दिन के जो कस्टमर हैं, और या एक दिन में आपके पास अगर 10 बंदे गोलगप्पे खाने आते हैं, तो एटलीस्ट सबके लिए वो पूरा हो। सो यू विल हैव टू कीप द थिंग्स इन एडवांस। इट मींस यू विल हैव टू स्टॉक। आपको स्टॉकिंग करनी पड़ेगी। अब स्टॉकिंग के बाद ऑब्वियसली आपने आटा लिया है, आप बेसन लिया है, आप जो भी रॉ मटेरियल आप सारा लिया है, खाद्य पदार्थ आप सारे लिया है, गोलगप्पे जिससे बनते हैं। पानी आपने आरओ वाला तो नहीं यूज करोगे, आपने वैसी नदी वदी से भर लिया, वो ज्यादा स्वाद लगता है गोलगप्पों में। तो आपने हर चीज को स्टॉक कर लिया, आपने बनाकर रख लिया। अब उसके बाद आप एक्चुअल में वो गोल गोल जो कढ़ाई में बनते हैं वो, या पानी में मसाला डालेंगे तो पानी का और फ्लेवर डालेंगे, वो सब। मतलब यू विल एक्चुअली स्टार्ट व्हाट मैन्युफैक्चरिंग इट। आपको स्टॉकिंग करने के बाद आपको इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर भी करना है, मतलब आपको बनाना शुरू करना है इन सब चीजों को। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करोगे? हैं जी, पार्ट्स में तो करोगे। मेरा दिल, यस, एडवर्टाइज करोगे आप एक गोलगप्पे की रेडी लगाओगे कि शंभू गोलगप्पे वाला, या प्रशांत गोलगप्पे वाला, है ना, या व्हाट इज योर नेम, आरुषि गोलगप्पे, है ना, या सौरभ गोलगप्पे, अंबाला के मसालेदार गोलगप्पे, या अंबाला में हमीरपुरी गोलगप्पे, वरुण गोलगप्पे, है ना। या तो आप, हाँ, आप आप अपनी रेडी के साथ एक वो मारने वाली घंटी भी रखोगे। आप टन 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 बजाओगे। आप उसके ऊपर नाम, और आप उसके ऊपर प्राइस रखोगे। सो यस, यू विल हैव टू मार्केट योर प्रोडक्ट। मार्केटिंग के बाद क्या होगी? आपका एक दोस्त है, यू नो, वो बहुत ज्यादा आपसे लगाव रखता है। तो उसके आसपास, उसके घर में, कोई पड़ोस में कोई शादी आ रही है। व्हाट ही विल से कि यार गोलगप्पे मंगवाओगे तो वरुण से मंगवाना, अगर अपने बरातियों को गोलगप्पे। सो दैट मीन्स ही विल हेल्प यू व्हाट, डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोड्यूस विच यू हैव मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर स्टॉकिंग। और ऑब्वियसली अगर शादी है तो 1000 बंदे आएंगे, तो आपको फिर से स्टॉकिंग करनी पड़ेगी। ना ही आपको किसकी स्टॉकिंग करनी पड़ेगी? रॉ मटेरियल की। आपको इन्वेंट्रीज भी बनानी पड़ेंगी। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है फिनिश प्रोडक्ट की स्टॉकिंग। मतलब आप एक चीज एडवांस तैयार, अब आप उनके सामने थोड़ी कढ़ाई रखोगे गोलगप्पे बनाने, या रुको जी जरा मसाला डालकर पानी बना रहे हैं, नो।
यू विल हैव टू स्टॉक। सो इन्वेंट्री और स्टॉकिंग रॉ मटेरियल की भी हो सकती है या फिर फिनिश प्रोडक्ट की भी हो सकती है। ऑब्वियसली ये तो थी शादी की बात। अब शादी की बात है, शादी हो गई, सब कुछ संपन्न हो गया, लड़की की विदाई हो गई, सब कुछ हो गया। अब पैसे, मतलब उस वक्त आपकी चीज क्या होगी? ऑब्वियसली आप जब गोलगप्पे खाने भी जाते हो, गोलगप्पे खाते हो, फिर आप एक्स्ट्रा पानी मांगते रहते हो उससे, उसके बाद आप उसको जाकर एंड में पैसे देते हो उसको, पहले सेटिस्फाई हो जाते हो। तो यस, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। अब ये तो थी गुड्स की बात। गुड्स मतलब जो आपको चीजें दिखती हैं। अब लेकिन एक बंदे का दिल है कि वो तुम्हारे पास रेडी तक नहीं आना चाहता, तुम्हारी दुकान तक नहीं आना चाहता। What he has in his mobile is an app called Zomato और Swiggy। स्विगी पर यूजुअली कोरियर चार्जेस फ्री लगते हैं, तो वो स्विगी करेगा कि 30 रुपए के गोलगप्पे पर 50 रुपए वो डिलीवरी चार्ज ना ले ले, इसलिए विल गो फॉर स्विगी। तो हाँ, तो स्विगी वो ऐप करेगा। मतलब गुड्स के साथ साथ आप और भी क्या कर रहे हो? प्रोवाइड। एक तो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो। गुड्स मतलब जो पदार्थ हैं जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर टेंजिबल, मतलब जो आंखों से आप चीजें देख सकते हो। एक गुड्स के साथ एक और चीज भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, टिश्यू पेपर दे रहे हो आप उसको टेबल दे रहे हो वहां पर कि बैठ कर खा लो, है ना? आप दुकान में पंखा चला रहे हो, वो सब गुड्स नहीं है। पंखे की हवा इज योर सर्विस, योर टिश्यू पेपर इज योर सर्विस। आप पैकिंग करके दे रहे हो, दैट इज योर सर्विस। 5 रुपए एक्स्ट्रा पैकिंग चार्जेस। गुड्स के गोलगप्पों के अलग हैं, 30 रुपए, लेकिन वो 5 रुपए की जो थैली, पन्नी और वो जो लिफाफे में जो पानी बंद करके दे रहे हो, सर्विस चार्ज। So goods also involved, services also involved, and all these activities are also involved. तब जाकर एक गोलगप्पे की रेडी चलती है, तब जाकर आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तब जाकर यू आर अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अभी यही बात खत्म नहीं हुई, इसको थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। अब आप 7 पानी वाले गोलगप्पे बनाने लगे, आप ऑनलाइन हो गए, आप इतने मशहूर हो गए कि वर्ल्ड फेमस हो गए, और जस्ट डायल ऐप पर, जोमेटो पर, हर जगह आपका नाम हो गया। ओके, एनी एनी डाउट किसी को ऑनलाइन यहां तक? अभी तो मैं सिर्फ बेसिक्स पर आ रहा हूं कि शुरुआत कैसे होती है इकोनॉमिक्स की। अब क्या है, आप बहुत मशहूर हो गए, ऑब्वियसली आपके पास इनकम आनी शुरू हो गई, आपके पास आय आनी शुरू हो गई, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम आपके पास आनी शुरू हो गई। यहां से क्या हो रहा है, इनफैक्ट जब आपने रॉ मटेरियल खरीदना शुरू करा था, आपने आटा खरीदना शुरू करा था, चाहे आप अमीर थे चाहे आप गरीब थे, उसी वक्त से आपका एक संबंध आपकी सरकार के साथ भी शुरू हो गया। कैसे हुआ? उस आटे पर, उस नमक पर जो जीएसटी था, आपने उसी वक्त सरकार को वो जीएसटी पे कर दिया, चाहे आप कितने ही गरीब थे। आप सिर्फ एक साइकिल पर रेडी लगाया करते थे, आपने उसी वक्त सरकार को जीएसटी पे करना शुरू कर दिया। या आपने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, उस पर आपने FSSAI, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने FSSAI का लाइसेंस भी लिया कि जो हम पानी यूज करेंगे वो कंटेमिनेटेड नहीं होगा, उससे टाइफॉइड, नेपाल की तरह उससे टाइफॉइड और कॉलरा नहीं फैलेगा। हम आरओ का पानी यूज करेंगे, डुबोते हुए ग्लव्स यूज करेंगे। ये FSSAI मैंडेट्स ऑल दीज। और आपको हेड स्कार्फ भी वो यूज करना होता है, एप्रन भी यूज करना होता है, ताकि आपके शरीर के बाल गोलगप्पों में, पानी में ना जाए। हाँ, यही मतलब, आपके बाल उसमें ना गिरे। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो FSSAI के हिसाब से तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। नथुल भाई तो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो हाथ से ही बनानी होती है, हाथ से ही घेवर बनाने होते हैं, अपने खून पसीने से और हाथ से, इन सब चीजों से घेवर बनता है। ठीक है, तो अब आपने सरकार को टैक्सेस भी देने शुरू कर दिए। चाहे तो आपने इनकम कमा ली उसके बाद पूरे 1 साल के बाद दिए,
या आपने उसी वक्त जब एक आटे की, आशीर्वाद की या शक्ति भोग की थैली खरीदी थी, उसी वक्त आपने सरकार को टैक्सेस देने शुरू कर दिए। ये भी किसका पार्ट होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा। फिर एक और चीज, अब क्या आप मानव चौक पर बीच में रेडी लगा सकते हो, या अग्रसेन वो महाराज के बिल्कुल नीचे? नो। सरकार आपको स्ट्रीट वेंडर्स बिल के या कानून के हिसाब से आपको एक रेडी लगाने की जगह भी देगी कि भैया आप यहां रेडी लगा सकते हो, हमें कोई दिक्कत। यस, रेडी आप लगा सकते हो, रेडी लगाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सरकार की परमिट शुदा जगह पर ही रेडी लगनी चाहिए, ये जरूरी होता है। कहीं भी आप रेडी नहीं लगा सकते, कहीं भी आप कियोस्क नहीं खोल सकते, चाहे आप मैक्रो हो, चाहे आप माइक्रो हो, चाहे आप रूरल हो। तो यस, योर स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। अब वहां पर आपकी कोई दुकान नहीं है, या रेडी भी आपकी अपनी नहीं है, लेकिन उस रेडी का हर रोज का आपको 50 रुपए, 100 रुपए, या फिर महीने का आपको रेंट या किराया देना पड़ता है सरकार के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको। मतलब एक तो आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, सरकार आपको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के हिसाब से स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है आपको, और जगह सरकार ऐसे ही दे रहा है कि जहां मर्जी लगा लो, नहीं। सरकार का जो डीसी होगा, उसके साथ टाउन प्लानिंग वाले आर्किटेक्ट जो सरकारी होंगे, वो बैठते होंगे और वो शहर का एक नक्शा निकालते होंगे कि यार इस जगह पर कोई ट्रक नहीं आते, इस जगह पर गाड़ियों की पार्किंग भी बहुत है, इस जगह पर यूजुअली और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, खुला ग्राउंड है, यहां पर हम क्या करेंगे, इनको गोलगप्पे बेचने की अनुमति देंगे। सो सरकार की भी ये नीति है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में, गोलगप्पे बनाने में सरकार की पॉलिसी मेकिंग, मतलब नीति बनाना, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सिर्फ एक आटे से गोलगप्पे नहीं बनेंगे, हमने तो सिर्फ ये सोचा कि रेडी लगा के गोलगप्पे बनाइए, सिर्फ इतना आसान नहीं है। तो ये सारा कुछ मिलाकर, मार्केटिंग भी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई, स्टॉकिंग भी आ गई, और कुछ भी दिया हुआ है मैं चेक कर लेता हूँ आपकी किताब में। यूजुअली यही चीजें होती हैं, कोई और टर्म अगर मेरे से मिस हो गई हो, आई चेक। या द पीपल कम टुगेदर टू प्रोड्यूस, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रेड, फैसिलिटेट कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोग इकट्ठे, ऑब्वियसली क्या आप गोलगप्पे ही अकेले खा सकते हो? ना आप पैसा कमा पाओगे। अच्छा, एक और चीज, अब आपके साथ एक और बंदा, एक और रेडी लग रही है, वो कुलचा बनाता है और आप गोलगप्पे बनाते हो। यस, कंपटीशन तो रहेगा उस पर भी, चलो वो भी एक चीज लिख लेते हैं, यही करवा दूंगा। अब आपके साथ एक बंदा कुलचे की रेडी लगाता है, तो रोज गोलगप्पे देख देख कर, खा खा कर आप परेशान हो गए, रोज कुलचे देख देख कर, खा खा कर वो परेशान हो गया। एक दिन आपका दिल कराया, यार यार सौरभ, ऐसा करियो यार, एक बढ़िया सा कुलचा बना दे पनीर वाला, थोड़ा पनीर डाल दियो, थोड़ा नींबू वींबू निचोड़ दियो। सो सौरभ गेव यू कुलचा एंड हमीरपुर के गोलगप्पे वरुण गेव हिम। मतलब अगर जोमेटो या स्विगी पर आरुषि ऑर्डर कर रही है इनके गोलगप्पे या कुलचे, उसमें तो वो गुड्स और सर्विसेज को किस फॉर्म में एक्सचेंज कर रहे हैं, किस चीज के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं? मनी या फिर मुद्रा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यस, यहां पर कुलचा इज गिविंग हिम गोलगप्पा, या गोलगप्पे वाला इज गिविंग हिम गोलगप्पे, एंड ही इन टर्न इज गिविंग हिम कुलचा। दे आर नॉट एक्सचेंजिंग मनी, they are only creating a barter system where there is no exchange of money or currency involved. मतलब there is no legal tender involved here in case of barter system, and this barter system may or may not be included in what? In the calculation of economic stats, क्योंकि ये इनफॉर्मल एक्टिविटी में आ जाती है। जब आप स्विगी से, जब आप पैसा इस तरह से एक्ट करोगे, तो ये एक्टिविटी फॉर्मल हो जाएगी। मतलब ये सरकार के लेंस में आ गई कि ठीक है, इस रेडी वाले भैया ने 50 रुपए के गोलगप्पे आरुषि को बेचे, और मान लो ये गोलगप्पे की जगह हीरा होता, और ये 5 लाख का हीरा होता जो इस भाई ने इनको बेचा होता, तो सरकार इस पर क्या करती? स्क्रूटिनाइज करती। यस, सरकार देखती कि, तो लीगल का, फॉर्मल का ये मतलब है कि आप सरकार की लेंस में आ जाते हो। मान लो इनकम टैक्स तो भरती नहीं, फिर इसके पास
5 करोड़ का या 5 लाख का हीरा खरीदने के पैसे कहां से आए? अगर तो ये बार्टर हो रहा होता तब तो क्या है, ये उनको ड्रग देती और वो उसको हीरे देता, तब तो ये सरकार की लेंस में नहीं आता था. दैट वुड हैव बीन एन इनफॉर्मल एक्टिविटी. नाउ दैट इट हैज कम अंडर द लेंस ऑफ द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ डिजिटाइजेशन, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सचेंजिंग अ लीगल टेंडर ही हुआ ना. The bearer, I promise to pay the bearer a sum of rupees 50 या 100 for giving me गोलगप्पे. That means that कि अगर इस बंदे ने मुझे गोलगप्पे दिए, मैं इसको वादा करता हूं कि जो इसने मुझे सर्विसेज या गुड्स दिए हैं उसके लिए मैं इसको 100 रुपए दे दूंगा या 50 रुपए दे दूंगा, या जो इसका बनता है वो मैं इसको दूंगा. समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर ये बार्टर सिस्टम हो गया और यहां पर ये नॉन बार्टर सिस्टम या मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिस्टम हो गया, जहां पर आप मुद्रा को लेकर, आप किसी करेंसी को लेकर, वो करेंसी कौन रिकॉग्नाइज करता है? आपकी सरकार या आपका सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास अनुमति होती है कि वो करेंसी को छाप सकता है, वो नोटों को प्रिंट कर सकता है और मार्केट में उतार सकता है, ताकि सब लोग एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर लें. डोमेस्टिक की बात है, अभी डॉलर को भूल जाओ. अभी डॉलर पर भी आ सकता है अगर ये एक्सपोर्ट करना चाहे, तब भी बता दूंगा. या कोई वहां से आकर यहाँ पर बर्गर बेचना चाहे मैकडोनल्ड्स का, वो चीज भी बताऊंगा. एक्सचेंज रेट भी आएगा फिर उसमें परचेजिंग पावर पैरिटी भी आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें. अभी वो भूल जाओ. करंट अकाउंट डेफिसिट. ओके Okay, I'll tell you the types of currencies. Abhi I'm not using the term fiat currency. Barter system is not under fiat currency. So yes, informalized. Informal है, वो मैंने पहले ही बोला है. ये फॉर्मल नहीं है. ठीक है ना? ये सरकार की लेंस में नहीं है. ये पैरेलल इकोनॉमी का रूप भी ले सकता है, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी प्रोविजन नहीं दी हुई. इनफैक्ट सरकार ने एक प्रोविजन दी हुई है, क्या? कि गोलगप्पे का बिल ये कुलचे वाले को काट देगा और इसकी तरफ अपने खाते में 50 रुपए आउटस्टैंडिंग रख लेगा, और जब इसके पास उतने अमाउंट के 50 रुपए के कुलचे आ जाएंगे, वो बिल इसको काट कर देगा, वो अपने खाते में इसको आउटस्टैंडिंग रख लेगा. फिर 31 मार्च को ये लोग क्या कर सकते हैं? इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कुलचे आ गए इनके, और इनके यहाँ इतने अमाउंट के गोलगप्पे आ गए. सो गोलगप्पे, कुलचे फिलहाल बार्टर है, कोई बिल नहीं है इसमें. अब लेकिन ये बंदा क्या करता है, ये इसकी एक पर्ची काट देता है. ये अपने लेटर हेड पर या सेल्स रिसीट पर इसकी एक कुलचे की बिल काट देता है. तो अभी इसने इसको पैसे नहीं दिए क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं. ये क्या कर सकता है, अपने खाते में जो बैलेंस शीट होती है अपनी, जो अकाउंट सीए बनाता है, उसमें ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट रख सकता है. किसको? कि मैंने 50 रुपए इस गोलगप्पे वाले को देने हैं. ये अकाउंट्स का पार्ट आ गया, अकाउंटिंग का. और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गई है. मैक्रो से दूर चले गए हम थोड़ा सा, वो एक दूसरा तरीका है. मैक्रो मतलब छोटे लेवल पर, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर. ये माइक्रो की बात करें कि दो कंपनीज, एक कुलचे की कंपनी है, गोलगप्पे की कंपनी, आपस में किस तरह से डील कर रही है. दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स. जहां एक सिंगल उद्योग को, एक सिंगल निकाय को, ऑर्गेनाइजेशन को, एक सिंगल इंसान को, एक सिंगल कंपनी को हम स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रो. जब हम पूरे देश को स्टडी करते हैं, दैट इज मैक्रो. समझ में आया आपको? अब आरुषि कंपटीशन की बात कर रही थी. अब ये गोलगप्पे वाला क्या कर रहा है, देखा इसने कि लोगों में, अब अंबाला के लोगों में रुझान आ गया कि कोई राम चाट भंडार, कोई काका चाट भंडार, कोई पचरंगा चाट भंडार, कोई पंडित जी, कोई जैन चाट भंडार, अग्रवाल चाट हैज टू बी देयर. जहां भी अगर खाने पीने की बात है तो अग्रवाल स्वीट्स एंड अग्रवाल चाट हैज टू बी देयर. तो 5-7 गोलगप्पे वाले खुल गए. अब ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा एक तो अंबाला के जो सारे सरकारी होर्डिंग्स होते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना गोलगप्पे वाला है, आजादी के टाइम से पुश्तैनी दुकान है इनकी, इनके दादाजी परदादाजी गोलगप्पे बेचा करते थे. इस बंदे ने क्या करा, अंबाला के सारे एडवर्टाइजिंग स्पेसेस को खरीद लिया कि अब सिर्फ मेरे ही हमीरपुर गोलगप्पे की एडवर्टीजमेंट हो, मशहूरी हो, और किसी की ना हो. पहली चीज. फिर दूसरी चीज इसने क्या किया, इसका प्राइस 50 रुपए प्लेट था गोलगप्पे का, इसने वो 25 रुपए कर दिया.
नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचने लग गया। तो ये क्योंकि बड़ा प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, मतलब मार्केट पर इसका बहुत ज्यादा उद्योग या पूंजी फैली हुई है। इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, कैंट में है, सिटी में। तो एक बार धूम मचाने के लिए इसने फ्री की तरह गोलगप्पे सबको बांट दिए। उससे क्या हो गया, जो छोटे छोटे गोलगप्पे वाले थे, एक एक बलाना से आया, एक सिंगावाला से भी आया रेडी, एक कोला से आई 2 रेडियां, एक कंच घर से आई रेडी, एक वेयर आर यू फ्रॉम सेक्टर 8 से एक मेरी एक। इसने क्या करा, छोटे छोटे जो उद्योगपति थे, जो बहुत ही माइक्रो बंदे थे, उन सबको कंपटीशन से सफाया कर दिया। मतलब इसने गोलगप्पे में क्या किया, अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर दी, अपना एक पहरा जमा लिया कि और कोई भी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इस आर्थिक व्यवस्था में और कोई भी सम्मिलित ना हो। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, सारे बाकी लोग गोलगप्पे बेचना छोड़ गए, या इसने उनकी भी रेडियां खरीद ली, उस रेडी पर भी इन्हीं का लोगो आ गया। अब अंबाला में सिर्फ एक ही ब्रांड के गोलगप्पे बिक रहे हैं, हमीरपुर गोलगप्पे, हमीरपुर वालों के मशहूर गोलगप्पे, सिंस 1947 ये बिक रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने देखा कि सारे कॉम्पिटिटर वॉश हो गए, इन्होंने वही 25 रुपए की जगह 100 रुपए प्राइस कर दिया। अब जिनको खाने हैं उनको तो खाने हैं, जिनका मन कर रहा है, दिल ललचा रहा है, वो गोलगप्पे के बिना नहीं रह सकता है, रह सकती, तो उसको खाने ही खाने हैं। अब क्या हो गया, यहां पर इसने मार्केट को, या मार्केट में रैशनली काम करने से बंद कर दिया। देखो, जो मार्केट फंडामेंटलिज्म होता है, या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, या जो उदारतावाद होता है, उदारवाद, लिबरलिज्म, वो ये चीज मानता है, जो एडम स्मिथ ने बोला था, या जो हॉब्स लॉक रूसो ने बोला था, आपके थिंकर्स ने, कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का एक सिद्धांत है कि जो बंदे काम कर रहे हैं बाजार में, मार्केट में, वो बंदे तर्कवादी हैं, मतलब वो रैशनलिस्ट हैं। Yes. वो तर्क वितर्क से वो एक अच्छे इंसान है, उनके मन में कोई बुराई नहीं है, और इसीलिए मार्केट फेल नहीं हो सकती। लेकिन इस हमीरपुर जैसे बेईमान इंसान के कारण वो वो जो तर्क संगति थी, जो जो तर्कता थी, जो या जो रैशनल था, वो खत्म हो गया। मतलब इसके मन में लालच आ गया कि इसने छोटे छोटे लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। और इससे एक और चीज हो सकती है, लोगों में आक्रोश आ गया कि भाई 50 रुपए के थे, अब एकदम 100 रुपए के कर दिए, गोलगप्पे का साइज छोटा कर दिया, पानी भी कम कर दिया, एक्स्ट्रा पानी भी नहीं पिलाता, टिश्यू पेपर भी हमें अपना लेकर जाना पड़ता है, अब ना बैठने के लिए जगह है। लोगों ने उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसके खिलाफ विरोध कर दिया, सरकार ने उस पर इनकम टैक्स के छापे मार लिए। दिस इज कॉल्ड मार्केट फेलियर। जब बाजार फेल हो जाता है, मतलब मार्केट इज नॉट वर्किंग ऑन द रैशनल प्रिंसिपल्स, मार्केट इज नाउ वर्किंग ऑन द इरैशनल प्रिंसिपल्स। यस, हाँ, गूगल ने जो भी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, देखो क्या है, तुम अगर मान लो तुमने आईएएस एकेडमी इन अंबाला, तुमने सर्च इंजन क्या किया, गूगल पर गए तुम, तो गूगल पर तुमने गूगल किया, अगर विद्यापीठ आईएएस एकेडमी, या तुमने कोई टॉपिक वहां पर गूगल करना है, मान लो इकोनॉमिक्स का ही तुमने कुछ समझना है और गूगल करना है, अगर विद्यापीठ आईएएस एकेडमी या कोई भी और आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर वो कंटेंट ना हो, तो क्या गूगल काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो गूगल की वजह से वो लोग नहीं है, उन लोगों की वजह से गूगल है। और दूसरी चीज, गूगल क्या करता है, फेवरेटिज्म करता है, किसी भी एक वेबसाइट को अपने अपने खुद के एल्गोरिदम लगाकर ऊपर पहुंचा देता है, किसी भी एक वेबसाइट को नीचे पहुंचा देता है। तुमने गूगल किया विद्यापीठ आईएएस एकेडमी, ये ऑर्गेनिक तुम्हारी सर्च हो गई, मतलब तुम खुद गूगल करना चाहते हो विद्यापीठ आईएएस एकेडमी, लेकिन कोई और एकेडमी ऐसी खुली जिसने गूगल को पैसे दे दिए कि अगर कोई ये कीवर्ड आईएएस को गूगल करेगा, सर्च करेगा, तो मेरा नाम उससे भी पहले, चाहे किसी और एकेडमी का नाम हो, उससे भी पहले तुम मेरा नाम क्या करोगे, दिखाओगे। इट इज कॉल्ड मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस। इट इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन की बात तुमने करी थी ना, इट इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ रैशनैलिटी, इट इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। इसलिए एक निकाय है आपके देश में, सीसीए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई।
what he will do is he will actually censor गोलगप्पे वाला, शो कॉज नोटिस दिखाएगा। इनफैक्ट सीसीआई सिर्फ ये नहीं देखता कि इसने प्राइस कम ज्यादा कर दी है या नहीं, ये मर्जर्स और एक्विजिशंस भी देखता है। रिलायंस के आने के बाद वोडाफोन बर्बाद, एयरटेल बर्बाद, जियो बर्बाद, ओ सॉरी आइडिया बर्बाद, बीएसएनएल तो था ही बर्बाद, उसके आने से पहले भी बर्बाद था, अब भी बर्बाद ही है वो। तो जियो के आने से वोडाफोन और आइडिया बर्बाद हो गए। अब वोडाफोन और आइडिया का मार्केट जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा कैपिटल उनका इन्वेस्टेड है, पूंजी इन्वेस्टेड है। अगर अब जियो आ गया, लेकिन जियो के ऊपर किसी का हाथ है, अब जियो पर तो सीसीआई ने कुछ नहीं करा, लेकिन अगर वोडाफोन और आइडिया को मर्ज करना है ना, या वोडाफोन एक बड़ी कंपनी है, उसको अगर आइडिया को एक्वायर करना है, तो उसको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? सीसीआई से। It does not only control the monopolistic practices with respect to the price discovery, सिर्फ प्राइस क्या गोलगप्पों का होगा वो नहीं कंट्रोल करेगा ये उसके अलावा और बहुत सारी चीजें कंट्रोल करेगा। जो चीज क्या कर सकती है, मार्केट में रैशनैलिटी खत्म कर सकती है, मतलब मार्केट में से डिमांड एंड सप्लाई के जो प्रिंसिपल है उसको खत्म कर सकती है, मतलब कंपटीशन को खत्म कर सकती है, मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव हो सकती है, मतलब मोनोपोलिस्टिक हो सकती है। उन सब चीजों के लिए ये सीसीआई काम हमारे यहाँ करता है। फ्री करी थी, अब उसके बाद वही एक सिम एक साल के लिए 2500 रुपए की हो गई, एक बार उन्होंने फ्री बेचा। तो यही तो है, जब फ्री बेचा उन्होंने आइडिया और वोडाफोन सबको खत्म कर दिया। सी, इट इज कॉल्ड क्रॉनी कैपिटलिज्म। जब सरकार प्राइवेट उद्योगपति से मिली हुई हो, एक्चुअल तो जियो पर इनको चाकू चलाना चाहिए था सीसीआई को, जियो का किसी ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। देखो एक प्रॉब्लम और भी है, जियो इज द लार्जेस्ट प्लेयर, और अगर जियो या रिलायंस अगर हट जाता है तो क्या होता है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो खत्म हो जाएगा, स्टॉक मार्केट एकदम क्रैश हो जाएगी। मान लो टाटा खत्म हो जाता है तो इंडिया खत्म हो जाएगा उसी दिन। मैकडी नहीं आएगा इंडिया में, वैन ह्यूजन नहीं आएगा, पार्क एवेन्यू जो भी है फॉरेन के ब्रांड कोई भी नहीं आएगा इंडिया में, स्टारबक्स नहीं आएगा, जो भी है कुछ भी है लगा लो। तो टाटा कहने को तो सिर्फ लोहा और गाड़ी बनाने की कंपनी है, या होटल है ताज के, टाटा के बहुत सारी चीजें ऐसे तो, लेकिन कुल मिलाकर एक भी एरिया में से अगर एक बड़ा प्लेयर निकल जाता है, या उस पर अगर कोई इमेज उसकी मेलाइन हो जाती है, तो बाकी सब प्लेयर्स पर भी और उस कंट्री पर भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, कि भाई उसकी सरकार क्या सो रही थी, उस पर भी करप्शन के चार्जेस आएंगे। और इंडिया के साथ बहुत होता है ऐसा, इंडिया के साथ एक्चुअली हमेशा ही ऐसा होता है फॉरेन ट्रेड में, कि फॉरेन ट्रेड में फॉरेन कंपनियां जो है इंडिया आना पसंद नहीं करती, चाहे इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। जो आ रहे हैं वो मजबूरी में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2008 में सुस्ती छाई थी, स्लो डाउन, सुस्ती बोलते हैं उसको, स्लो डाउन छाया था, या ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ हो गई थी, या रिसेशन आ गया था, या डिप्रेशन आ गया था 2008। बताऊंगा अभी ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आ गई थी 2008 में। 2008 से आज 2022 है, वर्ल्ड इकोनॉमी उसी रिसेशन से अभी तक नहीं उभरी है, लेकिन इंडिया वाले मस्त हैं। क्यों? बिकॉज इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स। इंडिया के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है, एंड इंडियंस लाइक टू सेव। हम खर्चा करते भी हैं, लेकिन हम सेव ज्यादा करना पसंद करते हैं। हम सिर्फ वो चीज लेते हैं जो जरूरत की हो हमें, हम फालतू चीजों पर पैसा नहीं खर्चते। तो यस, और इंडिया में कभी भी जो मिडिल क्लास है, देखो मिडिल क्लास को टूथब्रश तो चाहिए, पेस्ट तो चाहिए, साबुन तो चाहिए, चाहे कितना ही कोई रिसेशन कहीं पर आ जाए। ये एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो है, ये चलती ही रहेगी हिंदुस्तान में, और इसी इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान को बचाया है। और तभी हिंदुस्तान के उद्योगपति क्या करते हैं, तभी टाटा नमक तक भी बेचता है। सोचो, एक जैगुआर और लैंड रोवर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी बेचने वाली कंपनी 10 रुपए की नमक की थैली क्यों बेचती है? क्योंकि 1 करोड़ की गाड़ी लेने वाले लोग शायद खत्म हो जाएं, लेकिन 10 रुपए वाला नमक लेने वाले लोग कभी भी खत्म नहीं होंगे। जितने भी आर्थिक संकट हमारी दुनिया में आए हैं, उन सब से हिंदुस्तान बहुत अच्छे तरीके से बाहर उभर कर आया है।
चाहे 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस था, जो अमेरिका का था, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस, जब आपने किसी को भी उठाकर लोन दे दिया था, मैंने उस दिन बताया था, प्रॉपर्टी के रेट्स